हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसे कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने लास्ट क्लास में एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी एमिट यहाँ तक खत्म किया था। ठीक है, और कहे थे अगले क्लास में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है और उसके क्या क्या मतलब प्रॉपर्टीज और किस तरीके से उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल अपने को पिछले क्लास में हम लोग ये देखे थे कि एनर्जी जब हायर ऑर्बिटल से जब लोअर में आता है तो एनर्जी क्या करता है, ईमिट करता है। ठीक है, और जब लोअर से हायर में जाता है तो क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ठीक, बात समझ में आया? इतना दूर तक हम लोग खत्म किए थे। तो आज का सेशन और आगे बढ़ते हुए, ठीक है, आज कुछ आपको जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट भी देखने को मिलेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या है अपने को पढ़ना है, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम क्या हम लोग देखने जा रहे हैं, एनर्जी एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं उनको ध्यान में रखना है, कुछ पॉइंट्स है। जैसे कि पहला पॉइंट है इसमें, ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम देख रहे हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम क्या बनेगा वो चीज हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी हम लोग किसका निकाले थे सबसे पहले, हाइड्रोजन लाइक एटम का ही, क्योंकि ये कौन सा मॉडल है, बोर मॉडल है। बात समझ में आ रहा है? और बोर मॉडल जो है वो किस पे बेस्ड था, हाइड्रोजन लाइक हाइड्रोजन एटम पे, और हाइड्रोजन लाइक एटम पे दैट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम पे। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट पे, एटम पे। तो इसीलिए हम लोग किसका बात कर रहे हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए उसमें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि पहला बात है कि ऑर्बिट ऑफ लोएस्ट एनर्जी इज प्लेस्ड एट बॉटम। ठीक है, क्या बोलेंगे कि ऑर्बिट ऑफ लोएस्ट एनर्जी, ठीक है, लोएस्ट एनर्जी इज प्लेस्ड एट बॉटम। ठीक है, एट बॉटम। तो जो लोएस्ट एनर्जी वाला जो ऑर्बिट रहेगा वो कहाँ प्लेस्ड रहेगा, बॉटम पे। ये चीज तो अपने को पहले से ही पता है कि जाहिर सी बात है यदि हम एक सीरीज बना रहे हैं तो उसमें जो लोएस्ट एनर्जी वो कहाँ रहेगा, बॉटम पे ही रहेगा। और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ते जाएगा वो न्यूक्लियस से क्या होते जाएगा, दूर होते जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट जो है इसमें छोटा सा ही है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, ऑल अदर ऑर्बिट्स हैविंग हायर एनर्जी आर बेस्ड अबव दिस। ठीक है, ऑल अदर ऑर्बिट्स, ठीक है, ऑल अदर ऑर्बिट्स हैविंग हैविंग हायर एनर्जी, ठीक है, और बाकी जो भी ऑर्बिट रहेंगे जिनका एनर्जी क्या रहेगा, हाई रहेगा, आर बेस्ड अबव दिस, आर बेस्ड अबव दिस। ठीक है, इससे ऊपर वो बेस्ड रहेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं, ध्यान से देखना है इसको, ये वाला जो है लाइन उसको हम मान रहे हैं ये इंफिनिटी है। ये कौन सा लाइन है, इंफिनिटी। ठीक है, अब इंफिनिटी से नीचे जो भी लाइन बनेगा वो हम क्या मान के रखेंगे, देखेंगे, हम सबका बता रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज हम मान लेते हैं कि यह आपका ये वाला लाइन जो है वो E1 है। ठीक है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, और ये E5 है। ये क्या है आपका, E5। ठीक है, ये समझ में आया लाइन जो हम लोग बनाए हैं, E1 E2 E3 E4 E5। E1 यानी सबसे क्या हो जाएगा, लोअर एनर्जी, और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हायर एनर्जी। और जैसा कि पिछले क्लास में ही बताए थे कि जो इंफिनिटी पे रहेगा, ठीक है, जो ऑर्बिटर कहाँ पे है, इंफिनिटी में है, उसका तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जो उसका एनर्जी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी जीरो। एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो इसके लिए जो एनर्जी का वैल्यू आएगा वो क्या रहेगा, जीरो, जो इन्फिनिटी पे है उसके लिए। ठीक है, क्या वैल्यू आएगा, जीरो। और जो सबसे लोअर एनर्जी है तो लोअर के लिए क्या आ जाएगा, जिसका n इज इक्वल टू 1 था। हाइड्रोजन है तो Z तो 1 होगा ही, और N भी 1 रहेगा, तो उसके लिए क्या आ गया था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद आ रहा है, -13.6
6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके ऊपर वाला E2 हम लोग क्या निकाले थे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसके बाद E3 हम लोग क्या निकाले थे -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद आ रहा है। उसके बाद E4 हम लोग क्या निकाले थे माइनस 0.85 माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और E4 जो था वो क्या निकाले थे -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये हम लोग एनर्जी निकाले हुए थे। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है ये चीज। अब बात करेंगे एनर्जी डिफरेंस से। ये तो लाइन हो गया, ठीक है। क्या बनाने, एनर्जी लेवल डायग्राम है। तो पहला ऑर्बिट के लिए क्या इतना, दूसरे के लिए इतना, तीसरे के लिए इतना, चौथे के लिए इतना, पांचवा के लिए उतना, और आगे बढ़ते जाएंगे तो जो इन्फिनिटी पे रहेगा उसके लिए क्या हो जाएगा जीरो। जो इन्फिनिटी पे रहेगा उसके लिए क्या हो जाएगा जीरो। तो यदि हम बात करें इन्फिनिटी और पहला वाला जो एनर्जी ऑर्बिटल है, ठीक है, किसके लिए बात करें, जो फर्स्ट वाला लाइन है और इंफिनिटी वाले के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा, ठीक है, क्या होगा एनर्जी डिफरेंस होगा, किसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में। अब जो हम बीच में जो लिखेंगे वो एनर्जी डिफरेंस, दैट इज डेल ई लिखेंगे। तो इसका 0, इसका -13.6, तो एनर्जी डिफरेंस कितना का आ जाएगा 13.6 का। कितना का डिफरेंस आ जाएगा 13.6 का। इज दैट क्लियर, हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यदि इन दोनों का बात करें, हम इन दोनों का बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 10.2 का। कितना का डिफरेंस आएगा, माइनस कर देना है, तो कितना का डिफरेंस आएगा 10.2 का। यदि हम इसी का डिफरेंस बात करें, ठीक है, इसी का डिफरेंस बात करें तो 13.6, ठीक है। और ये चला जाएगा, कितना बचेगा 12.1, 12.1 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम इसका डिफरेंस पूछें, इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, तो इसका डिफरेंस भी आप क्या हटा देंगे -54 जो है वो यदि हटा देंगे तो 12.1 अप्रोक्स कितना आ जाएगा 12.1, ठीक है। नहीं, ऊपर की यदि हम लेंगे तो ये अप्रोक्स आ जाएगा आपका, माइनस करने पे इसका ले लेते हैं, ये वाला 85 का यदि हम ले, ठीक है, पहले इसका लेते हैं। 85 का यदि हम ले लेंगे तो ये आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा माइनस 12.7, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 12.15, 12.15 अप्रोक्स इसका आ जाएगा, ठीक है। तकरीबन तकरीबन उतना चला जाएगा, बहुत ज्यादा का डिफरेंस तो नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम और चले जाएं, E2 से E5 चले जाएं, E2 से E5, ठीक है, E2 से E5 यदि हम यहाँ चला जाएंगे, E2 से कहाँ चला जाए E5, तो E2 का क्या है 3.4 और इसका क्या है 0.54, इसका क्या है 3.4 और इसका क्या है 0.54, तो आप इसको भी क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2.55 अप्रोक्स 2.55 जो है वो इसका एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एनर्जी डिफरेंस आप निकालते रहेंगे, ठीक है। E2 से इंफिनिटी 3.4 का, ठीक है, E2 से इंफिनिटी, ठीक है, कितना डिफरेंस आ जाएगा 3.4 का डिफरेंस आ जाएगा, 3.4 का डिफरेंस चला जाएगा। उसी तरह आप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट का जो है क्या कर सकते हैं एनर्जी डिफरेंस जो है यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आया। तो ये कहने का मतलब है ये डेल ई है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको यदि याद रखेंगे तो ये वाला चीज भी आगे आपको काम आने वाला है। डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी जो है उसका जो है वो डेल ई यानी कि एनर्जी डिफरेंस जो है वो क्या आपको नजर आ रहा है। बात समझ में आया, क्या नजर आ रहा वो चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब कुछ इसमें बातें हैं, इसको उतार लिए हैं आप, तो आगे बढ़े। कुछ इसमें बातें हैं और बताना है, ठीक है। क्या बात है इसमें, तो पहला चीज है कि ध्यान में एक क्वेश्चन टाइप हम बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एनर्जी विल बी मैक्सिमम, ठीक है, विच ऑफ द which of the following which of the following transition energy will be maximum, transition energy will be maximum, ठीक है। ट्रांजिशन एनर्जी किसका मैक्सिमम होगा, तो एनर्जी मैक्सिमम के लिए क्या चाहिए, एनर्जी मैक्सिमम के लिए वेवलेंथ क्या चाहिए मिनिमम, और फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए मैक्सिमम, यही होता है ना।
एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और वेवलेंथ क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। वेवलेंथ क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, एनर्जी एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, और साथ ही साथ आपका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा मिनिमम। ठीक है, वेवलेंथ वेवलेंथ मिनिमम। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, ऐसा यदि चीज होगा तो वो ट्रांजिशन एनर्जी आपको क्या देखने को मिलेगा, मैक्सिमम देखने को मिलेगा। बात समझ में आया, मैक्सिमम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये तो इसके लिए और हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी तो ये बोल दिए ठीक है ऐसा होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी आपको कब देखने को मिलेगा। ठीक है, जब N1 बराबर क्या रहा है, 1। N1 बराबर क्या रहा है, 1। मैक्सिमम एनर्जी आपको कहां से मिल रहा था, 1 से लेकर इंफिनिटी का यदि डिफरेंस हम देखें तो क्या मिल रहा था, मैक्सिमम एनर्जी मिल रहा था। तो उसके लिए N1 1 होना चाहिए और N2 क्या होना चाहिए, इंफिनिटी। N1 1 होना चाहिए और N2 क्या होना चाहिए, इंफिनिटी। तब जाकर के आपको जो है वो डिफरेंस क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिफरेंस आपको मिलेगा, और कह सकते हैं मतलब मैक्सिमम एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। इसमें वेवलेंथ जो होगा, वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा, और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बात समझ में आया। तो ये किसके लिए है, ये ट्रांजिशन एनर्जी मैक्सिमम के लिए। ठीक है, ट्रांजिशन एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब आपका N1 जो होगा वो 1 होगा और N2 जो होगा वो क्या होगा, आपका इंफिनिटी होगा। बात समझ में आया। और हम उसको ऐसा भी कर सकते हैं कि N1 जो होगा, यहाँ तो हम 1 लिख रहे हैं, लेकिन हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि N1 जो होगा वो लोवेस्ट होगा। तो लोएस्ट हम क्या माने, 1। ठीक है, और ये वाला क्या होगा, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट हम क्या माने, वही इंफिनिटी। वो तो एक हम बता दिए, लेकिन यदि क्वेश्चन में बोला आपको एक दूसरे से कंपेयर करना है तो लोएस्ट हाईएस्ट देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हाईएस्ट। ये क्या हो जाएगा, हाईएस्ट। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। अब इसी को यदि हम थोड़ा और आगे बढ़े, एनर्जी मिनिमम। ठीक है, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाए तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी मिनिमम। एनर्जी मिनिमम जो होगा वो यदि होता है, उसका यदि हम बात करें तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। वेवलेंथ जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मिनिमम। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, मिनिमम। बात समझ में आया। तो उस कंडीशन में N1 जो होगा वो हम लोग क्या लेंगे, N1 को जो है वो क्या लेंगे, हाईएस्ट। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा जो हो सकता है वो हम क्या लेंगे, N1। ठीक है, N1 हाईएस्ट। हाईएस्ट यानी कि यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस अपने को ज्यादा चाहिए था और यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस अपने को कम चाहिए। तो जितना कम डिफरेंस मिलेगा उतना कम क्या होगा, उतना ज्यादा वेवलेंथ होगा, और उतना कम क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। तो ये जो भी ले हम, ठीक है, ये जो भी ले, एक ज्यादा हम क्या ले लेंगे, इससे क्या ले लेंगे, एक ज्यादा हम ले लेंगे N2। N2 एक ज्यादा लेंगे तभी डिफरेंस जो है वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। यही इसलिए वहां पे डिफरेंस जो है वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, तो N1 तो हाईएस्ट लेंगे। ठीक, N1 क्या लेंगे, ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे। और N2 जो है, N2 वो क्या लेंगे, 1 प्लस N1। क्या ले लेंगे, 1 प्लस N1। N1 जो भी ले, सपोज दैट मान लेते हैं N1 हम ले लिए 4। N1 ले लिए 4। N2 जो बोलता है, ठीक है, N2 जो बोलता है, N2 जो लेना है वो क्या ले लो, 4 में जो भी तुम N1 लिए हो उसमें एक बढ़ा दो। ठीक है, तो 5 ये क्या ले लेंगे, 5। तो इसके बीच का जो गैप है वो क्या हो गया, बहुत कम हो गया, एक ही का गैप रहा। अब एक ही का गैप रहा तो एनर्जी जाहिर सी बात है मिनिमम होगा, और मिनिमम होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला चीज भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि कब मैक्स हो रहा है और कब मिन हो रहा है। ठीक है, कब मैक्सिमम हो रहा है और कब मिनिमम हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फॉर इसी से रिलेटेड, मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेटेड। कहता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन, ठीक है, एनर्जी विल बी मैक्सिमम। क्वेश्चन है फॉर विच, ठीक है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन ट्रांजिशन। ठीक है, पहला बोलता है ए एनर्जी विल बी मैक्सिमम, एनर्जी विल बी
मैक्सिमम एनर्जी क्या हो रहा है, मैक्सिमम, ठीक है। जिसमें जिसमें पहला जो है 4 क्वेश्चन है, पहला का ए दिया हुआ है 2 से 3, पहला का ए 2 से दिया हुआ है 3, बी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 3 से 4, 3 से 4, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वह है आपका 2 से 4, 2 से 4, और डी जो है वह है 3 से 5, ठीक है। दूसरा, इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये दिया हुआ है, ए में दिया है 3 से 5, ए में दिया है 3 से 5, ठीक है। बी में दे दिया है 4 से 5, 4 से 5, सी में दे दिया है आपका 5 से 6, 5 से 6, और डी में आपका क्या दिया है क्वेश्चन 7 से 8, 7 से 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसी का 3, एनर्जी विल बी मैक्सिमम का 3 क्वेश्चन बोलता है 2 से इंफिनिटी, ठीक है। ए ऑप्शन 2 से इंफिनिटी, ठीक है। बी ऑप्शन बोलता है, बी ऑप्शन 1 से 2, 1 से 2, सी वाला जो बोलता है 4 से 5, 4 से 5, और डी बोलता है आपका 1 से इंफिनिटी, ठीक है। तो एनर्जी मैक्सिमम के लिए हम क्या बोले थे, एनर्जी मैक्सिमम के लिए क्या बोले थे, N1 जो है वो क्या लो, लोएस्ट, N1 क्या लो, लोएस्ट, और N2 क्या लो, हाईएस्ट, ठीक है। N2 क्या लो, हाईएस्ट। तो N1 अपने को देखना है लोएस्ट, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ए का N1 यही है ना, N1 लोएस्ट किसका आ रहा है, N1 लोएस्ट एक इसका आ रहा है और एक इसका आ रहा है, ठीक है। ए का आ रहा और सी का आ रहा, तो N2 हाईएस्ट, किसका ज्यादा हाईएस्ट, N2 हाईएस्ट इसका है, सो आंसर इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम एनर्जी वहां देखने को आपको मिलेगा, मैक्सिमम एनर्जी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आ जाओ, लोएस्ट कौन है, लोएस्ट कौन है, लोएस्ट तो यही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऐसे ही पता चल गया, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, यानी यहाँ एनर्जी डिफरेंस क्या मिलेगा, ज्यादा एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होगा, एनर्जी डिफरेंस क्या मिलेगा, ज्यादा, तीसरे वाले का और पांचवे वाले से माइनस कर देंगे तो जो डिफरेंस मिलेगा वो ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है। इसीलिए कहा गया N1 लोएस्ट और N2 क्या लेंगे, हाईएस्ट। या ए में आने, ए में यदि आएंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 ए में यदि आएंगे तो देखेंगे लोएस्ट कौन है भाई, लोएस्ट तो यहाँ 1 मिल रहा है और यहाँ 1 मिल रहा है, लेकिन यहाँ हाईएस्ट लेना, तो हाईएस्ट क्या मिल रहा है, इंफिनिटी, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसी में यदि बी देखें, एनर्जी विल बी मैक्सिमम था, यहाँ वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम, क्या बोला, वेवलेंथ, वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम। तो वेवलेंथ मैक्सिमम कब होगा, जब एनर्जी क्या होगा, लो होगा, क्योंकि एक दूसरे का क्या इनवर्सली है, एनर्जी लो होगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो इसमें जो क्वेश्चन है पहला वाला जो है उसका ए ऑप्शन बोलता है 6 से 8, ठीक है, 6 से 8, 6 से 8, ठीक है। ए, बी वाला जो है वो कौन सा है आपका 4 से 5, 4 से 5, सी वाला जो है वो कौन सा है 6 टू 9, 6 टू 9, और डी जो है, डी जो है वो कौन सा है 3 से 4, 3 से 4, ठीक है। उसी प्रकार से और क्वेश्चन नंबर 2 जो इससे रिलेटेड है वो 2 से 7, ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जा रहा है 2 से 7, 2 से 7, बी ऑप्शन जो है वो क्या बता रहा है 1 से इंफिनिटी, ठीक है, 1 से इंफिनिटी, सी ऑप्शन जो है वो क्या बता रहा है 3 से 10, 3 से 10, और डी ऑप्शन जो है वो क्या बता रहा है 4 टू 12, सॉरी 4 टू 12 ये बता रहा है। तो वेवलेंथ मैक्सिमम के लिए एनर्जी क्या चाहिए, लो, और एनर्जी चाहिए लो, इसका मतलब N1 उसमें क्या लिखे थे, N1 लिखे थे हाईएस्ट, N1 हाईएस्ट, ठीक है, N1 हाईएस्ट, ठीक है, ठीक है, N1 हाईएस्ट। और जो N2 था, N2 क्या लिखे थे N1 प्लस 1, N1 प्लस 1, 1 प्लस N1 एक ही हो गया। तो वो यदि रहे तो उसमें क्या अपने को मिलेगा, ज्यादा, कम से कम एनर्जी देखने को मिलेगा। तो N1 हाईएस्ट किसमें मिल रहा है, इसमें 8 है, 5 है, 9 है और 4 है, यही मिल रहा है ना, बात समझ में आया, यही वाला चीज मिल रहा है। हाईएस्ट किसमें मिल रहा है 6 वाले में, क्वेश्चन तो सही लिखे है ना, 6 वेवलेंथ एनर्जी शुड बी, हाँ ठीक है, बात समझ में आया, ये वेवलेंथ बोला है मैक्स, हाँ ठीक है, क्लियर है। वेवलेंथ क्या बोला है मैक्स, और वेवलेंथ मैक्स बोला है तो मैक्सिमम वेवलेंथ क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है, हम लोग क्या पढ़े, एनर्जी यदि मैक्सिमम है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा मिनिमम, यही वाला देखे थे। अब यहाँ पे एनर्जी क्या है मैक्स, सॉरी वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ ही है ना क्वेश्चन में, हाँ वेवलेंथ यदि बोला है मैक्स तो ये क्या हो जाएगा आपका सबसे कम, हाँ ठीक है, सबसे कम। तो ये वाला हाईएस्ट, ये वाला हाईएस्ट आपको किसमें देखने को मिल रहा है, हाईएस्ट तो 6 है, हाईएस्ट ये वाला भी मिल रहा है और ये वाला भी मिल रहा है,
ठीक है, ये वाला भी मिल रहा और ये वाला भी मिल रहा, लेकिन हम लोग क्या बोले, N2 क्या बोले, N1+1 रहे तो ज्यादा बेहतर है, यानी N1 से जितना करीब N1 से रहेगा उतना ज्यादा बेहतर है। तो करीब कौन मिल रहा, 8 या 9, 8, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, 6 और 9 है, यहाँ 6 और 8 है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट 4 to 12 यही वाला मिल रहा है, सो आंसर इज दिस। तो ये आपका हाइड्रोजन जो है वो एनर्जी लेवल जो था उस पर छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम लोग देखने वाले हैं डेफिनेशन वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कुछ डेफिनेशन है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बनाया गया है, उसको जानना जरूरी है ताकि आगे के क्वेश्चंस जो है वो बन सके और काफी ज्यादा उसमें इस्तेमाल होगा, यूज होगा काफी ज्यादा उन सब वर्ड का। तो वर्ड और डेफिनेशन यदि आपको याद रहेगा तो आपको बड़ा आसानी होगा उन चीजों को डील करने में। देखेंगे और डेफिनेशन ध्यान में रखेंगे कि क्या हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, बात समझ में आ रहा है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला चीज जो है लिखने वाले हैं हम लोग, डेफिनेशन वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, डेफिनेशन डेफिनेशन रिलेटेड वैलिड फॉर हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सॉरी, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं। तो जिसमें पहला चीज अपने को जानना है ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट ये बता चुके हैं, जीएस बोलते हैं, ठीक है। लोएस्ट एनर्जी स्टेट उसी को क्या बोले थे, ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन जिसमें लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट, जिसका N1 = 1 था, जिसमें N1 हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, 1 वाला जब भी रहेगा दैट इज द ग्राउंड स्टेट। बात समझ में आया था, क्लियर था ये बात। तो इसमें क्या हम लोग लिखे थे, लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एनी एटम, ठीक है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट फॉर, ठीक है, एनी एटम, ठीक है, फॉर एनी एटम, किसी भी एटम के लिए लोएस्ट एनर्जी स्टेट जो होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ग्राउंड स्टेट। एनी एटम और आयंस भी आप कर सकते हैं, ठीक है, एनी एटम और आयंस, Li+, ठीक है, सॉरी He+Li+2 उस तरीके के लिए हम क्या बोलेंगे, आयंस, ठीक। अब यहाँ पे जो आपका N1 रहेगा इसमें हम क्या बोले, N1 जो रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, 1, N1 क्या रहेगा, हमेशा 1 ही रहेगा, तभी वो क्या कहलाएगा, लोएस्ट एनर्जी स्टेट कहलाएगा, ठीक है, सबसे कम एनर्जी वाला। अब इसी में अपने को क्या देखना है, जैसे कि ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, यदि हम बात करें ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पहले वाले का बताइए, N1 के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्या होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होता है ना, याद आ रहा, पहला N1 हाइड्रोजन के लिए क्या निकला था, तब से पढ़ रहे हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यही एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ He+ एटम, He+ एटम के लिए क्या निकलेगा, He+ एटम के लिए एनर्जी के लिए क्या किए थे, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का होगा वो, और इंटू क्या कर देते थे, Z², ठीक है, इंटू क्या कर देते थे, Z², तो क्या निकलेगा, -13.6 इंटू Z² इज इक्वल टू क्या, -13.6 इंटू, ठीक है, Z, हाइड्रोजन का क्या होगा, क्या बोले थे, 4 में 1 जोड़ दो, 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, तो -13.6 इंटू क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, 6 जगह 24 के 4 हाथ में बचा 2, ठीक है, 4 × 12, 14 के 4 हाथ में बचा 1, और 4 2 6, 64.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका एनर्जी आ गया किसके लिए, ग्राउंड स्टेट, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम आयन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड 60, क्या आएगा, -64.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 54 आ जाएगा क्या, 4 × 12, हाँ ठीक है, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका बाद यदि हम दूसरा निकालने की कोशिश करें Li+2 के लिए, ठीक है, एनर्जी स्टेट सारा कुछ लिखेंगे Li+2 के लिए, तो Li+2 के लिए क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू Li का कितना 3, तो लिख दे यहाँ 9, और 9 लिख देंगे तो अप्रोक्स आपका आंसर आ जाएगा 122 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -122 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दैट क्लियर, कितना आ जा रहा माइनस, और ये सारा किसका है, ग्राउंड स्टेट का एनर्जी लेवल है,
ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी ग्राउंड एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम आयन, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ एलआई आयन। ये है, इस तरीके से निकला है। आया बात समझ में? अब दूसरा जो देखने जा रहे हैं इसमें, वो देखने जा रहे हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या देखने जा रहे हैं? एक्साइटेड स्टेट। तो ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। बस कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है, उसको लिखते चलेंगे, ठीक है। क्या दूसरा है? दूसरा हम लोग लिख रहे हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, जिसको ईएस भी बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। तो क्या बोले थे? एनर्जी स्टेट अदर देन द लो ग्राउंड स्टेट, एनर्जी स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट, इसको क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो क्या लिखे थे? एनर्जी स्टेट, एनर्जी स्टेट, ठीक है, अदर देन, ठीक है, ग्राउंड स्टेट, एनर्जी स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा आपका? एक्साइटेड स्टेट। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट कहेंगे, ठीक है। एनर्जी स्टेट अदर देन द लोएस्ट स्टेट, ऐसा भी लिख सकते हैं, लोएस्ट ग्राउंड स्टेट, ठीक है। लोएस्ट ग्राउंड स्टेट कौन सा हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन वाला ही हो जाएगा, ठीक है। लोएस्ट एनर्जी स्टेट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। लोएस्ट ग्राउंड स्टेट, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही हो गया। अब यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि हाइड्रोजन के लिए यदि हम हाइड्रोजन के लिए यदि हम बात करें, ठीक है, या फिर N1, इसमें एक्साइटेड स्टेट में जो N का वैल्यू रहेगा, जो N का वैल्यू रहेगा वो क्या होगा? 2, 3, 4, 5 डैश 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 इंफिनिटी, ये होगा। N1 कभी नहीं होगा। क्यों N1 नहीं होगा? क्योंकि N1 जो था वो किसके लिए था? ग्राउंड स्टेट के लिए, एक्साइटेड स्टेट के लिए नहीं था, ठीक है। और हम जब भी कहे हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, En ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, En ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो जाता था? जो एनर्जी था, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या था? N1 बराबर क्या हो जाएगा? N1 बराबर 1 और N2 बराबर क्या हो जाएगा? 2। N2 बराबर 2, एक जोड़ना था ना उसमें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब N2 बराबर 2। अब इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल दो, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। तो इसके लिए क्या होता है? हाइड्रोजन का -13.6, और इसके लिए क्या था आपका? इसके लिए क्या था आपका? माइनस कर दो जो भी निकल रहा आपका, ठीक है। En ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हाइड्रोजन, ठीक है, En ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सॉरी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में है ना, तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जब निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है, यानी कि N बराबर क्या निकालना है? 2, N बराबर 2 का एनर्जी निकालना है। तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में N बराबर 2 का एनर्जी क्या था? -3.4 इलेक्ट्रॉन, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही वाला था N2 का वैल्यू। N2 का वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में। इसी को यदि बोले En ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड, ठीक है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब N बराबर 3, N बराबर क्या हो गया था? 3। तो N बराबर 3 होते ही क्या हो गया था? -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 का वैल्यू जो था, ठीक है। और En ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का आपका क्या हो गया था? माइनस आपका हो गया था 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यानी यहाँ पे N बराबर क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पे N बराबर आपका क्या हो जा रहा था? 4। तो ये क्या आ जा रहा था? N बराबर 4 का हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या था? -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आंसर आ रहा था, ठीक है। बात समझ में आया? लेकिन यही चीज बोले En ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट फॉर Li+2, Li+2 जैसे ही आ जाएगा तो ये तो हाइड्रोजन वाला लिखेंगे, ये वाला किसके लिखेंगे? N = 4 के लिए, और साथ ही साथ क्या कर देंगे? Z², क्या कर देंगे? Z², तो यानी 0.84 और माइनस इंटू इसका कितना होता है? Z बराबर 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, ये आपका आ जाएगा। तो माइनस जो आएगा वो आएगा 7.65 इलेक्ट्रॉन, 7.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका एनर्जी आएगा, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट ऑफ En ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट फॉर हीलियम, सॉरी Li+2 आयन, ये तो Z का ध्यान में रखना है, और बाकी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाल देंगे
तो ये आपका आंसर देखने को मिलेगा। अगला देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अगला कौन सा देखेंगे, तीसरा वाला आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तीसरा क्या देखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी आईई, इसको क्या लिखेंगे, आई। तो ध्यान में रखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी तो पहले भी बताएं। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोले, इलेक्ट्रॉन को कहां तक, कहां ले जाना, इन्फानाइट में ले जाना। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल से कहां पे ले जाना, इन्फिनिटी में ले जाना। उसी को जो एनर्जी लगेगा वो एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी कहे थे। क्या बोले थे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल से कहां ले जाना, बाहर निकालना, इजेक्ट आउट कर देना, और कहां पहुंचा देना, इन्फिनिटी में। ताकि यू कहें तो वहां से उसको इजेक्ट करवा देना, बाहर निकाल देना। उसमें जो एनर्जी लगेगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, to remove an electron to remove an electron to infinity from ground state, ग्राउंड स्टेट से कहां पे, मतलब वो मिनिमम एनर्जी जरूरत पड़ेगी जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, रिमूव कर सके। कहां पे, इन्फिनिटी पे। कहां से, ग्राउंड स्टेट से। उसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। उसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो इसमें N2 क्या होगा, N2 हमेशा इन्फिनिटी होगा। N2 हमेशा क्या रहेगा, इन्फिनिटी होगा। और N1 क्या हो जाएगा आपका, N1 आपका क्या रहेगा, 1। N1 क्या रहेगा, 1। इज दैट क्लियर, N1 क्या रहेगा, 1। तो यदि हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहें, आयोनाइजेशन एनर्जी कहें तो उसको क्या लिखेंगे, डेल ई के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। इसी का तो एनर्जी डिफरेंस हो गया ना, कहां से कहां भेज रहे हैं, 1 से इंफिनिटी में। कहां से कहां भेज रहे हैं, 1 से इंफिनिटी में। तो डेल ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -13.6 इंटू जेड। हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, जेड का वैल्यू तो 1 ही आ जाएगा ना। ठीक है, तो जेड स्क्वायर, अब हाइड्रोजन ले रहे हैं तो जेड स्क्वायर, कोई और आइटम रहेगा हीलियम लिथियम तो वहां जेड स्क्वायर का वैल्यू कर देंगे। और 1/N1 का स्क्वायर था ना, तो 1 बाय क्या, 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय इंफिनिटी का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। बात समझ में आ रहा है। तो इस हिसाब से IE इज इक्वल टू डेल ई इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर होगा। ये आपका फॉर्मूला निकल के आ रहा है किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी का। यानी कि 13.6 इंटू जेड स्क्वायर को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहेंगे। और इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या होगा, इंफिनिटी। और ये n बराबर 1, ठीक है, ये n बराबर 2, n बराबर 3। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट, यानी ग्राउंड स्टेट का मतलब n बराबर 1। तो इस इलेक्ट्रॉन को कहां भेजना है, इंफिनिटी में। कहां भेजना है, इंफिनिटी में। और जो एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। और ये आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला होगा। बात समझ में आया, क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो इसी में यदि हम कहें कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हीलियम आयन एंड लिथियम आयन, ध्यान से देखना है, आप इसी पे पुट कर देना है। क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, कैलकुलेट द ठीक है, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, ठीक है, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ H एटम, He प्लस आयन एंड Li+2 आयन। ठीक है, इसके लिए निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, H एटम के लिए क्या हो जाएगा, H एटम के लिए क्या हो जाएगा, Z बराबर 1। ठीक है, He प्लस आयन के लिए क्या हो जाएगा, Z बराबर 2। ठीक है, Li प्लस आयन के लिए क्या हो जाएगा, Z बराबर 3। ये आपको देखने को मिलेगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू 1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आया आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। बात समझ में आ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी।
आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल रहा है, ठीक है इसका। और इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, ये -13.6 इंटू Z2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये आप करेंगे, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा -13.6 इंटू Z इज इक्वल टू 3, आ जाएगा 9, ठीक है। तो 7.56 समथिंग आ रहा था ना, तो ये आ जाएगा 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कितना आ जाएगा, 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा सॉरी, ये वाला तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगा ना, ध्यान में इसको रख लेना, ये किस में आ जाएगा, पॉजिटिव वाला, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। क्योंकि डेल ई हम लोग निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे हम लोग, डेल ई निकाल रहे थे, ठीक है। तो वहां भी ध्यान में रख लेना है कि आई ई इज इक्वल टू डेल ई इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ये लिख लेना है, ठीक है, ये वाला बात समझ में आया। अब यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा, 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये अप्रोक्स आएगा 54.2, नहीं 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये करोगे तो तकरीबन तकरीबन आ जाएगा 122, ठीक है, कितना आ जाएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ध्यान में रखना है, ये वाला तो पॉजिटिव में ही रहेगा ना, क्योंकि डेल निकालते थे, क्या निकालते थे, डिफरेंस। बात समझ में आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी, क्लियर है। अब इसी में एक टर्म आता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्या आ जाता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। क्या आएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सेम ही चीज है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। जैसे कि हम बात करें तो ईवी, ईवी जो था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो किसका यूनिट है, एनर्जी का, किसका है, एनर्जी का, है ना। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू ई का मतलब क्या है, चार्ज, चार्ज इनटू क्या है, चार्ज इनटू क्या है, वी क्या है, वोल्टेज आपका, यानी पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी कि ई मान लेते हैं, किसी का एनर्जी मान लेते हैं दिया हुआ 10 वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको लिख सकते हैं क्या, और चार्ज बराबर ई और पोटेंशियल बराबर वी। तो हम कहें कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसको कितने पोटेंशियल में रखा जाए कि उसका एनर्जी जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, उसको कितने पोटेंशियल में रखा जाए कि उसका एनर्जी क्या निकले, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकले। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये ई कैंसिल आउट हो जाएगा, और वी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट पोटेंशियल। यानी सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि जो उसका एनर्जी रहेगा ना, जितना भी उसका एनर्जी रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उतना ही उसका पोटेंशियल भी होगा। ई यहां से कैंसिल आउट कर देंगे, और जो पोटेंशियल बचेगा वही वाला क्या हो जाएगा, इसका वोल्टेज, यानी उतना पोटेंशियल में इसको रखा गया है उस चार्ज को। बात समझ में आया, क्लियर है। तो सेम चीज आ जाएगा, जो भी हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल रहे थे, जिसका यहाँ 10 eV या फिर कुछ भी आ रहा था, वो यदि आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाए, सेम सेम, तो आंसर जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना आकर के किस में आ जाएगा, वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है, किस में आ जाएगा, वोल्ट में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन टू इंफिनिटी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, ठीक है, इसको नोट कर लिए। क्या बात करेंगे, कितना नंबर देख रहे हैं हम लोग, फोर्थ आई थिंक, फोर्थ, ठीक है। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो क्या बोले, पोटेंशियल रिक्वायर्ड, ठीक है, पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू रिमूव, रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन टू इंफिनिटी, इंफिनिटी फ्रॉम, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब क्या बात करें, यदि हम बात करें आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एटम, तो ये क्या हो जाएगा, 13.6 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब नहीं होगा, केवल क्या होगा, वोल्ट होगा, ठीक है। यदि हम हीलियम आयन के लिए बात करें, He+ आयन, तो इसका कितना था, 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको केवल लिख देंगे 54 वोल्ट, ठीक है। Li+2 आयन के लिए कितना आया था, 122.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां हम लिखेंगे 122.4 वोल्ट, ये केवल लिखेंगे, दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब आगे देखेंगे एक्साइटेशन एनर्जी, आगे टर्म जो है पांचवा, एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। फिफ्थ क्या देखने वाले हैं, एक्साइटेशन एनर्जी,
ध्यान से समझेंगे, इसको हम लोग ई भी कहेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू द एक्साइट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में जितना एनर्जी लग रहा है। ठीक है, कहां से कहां तक समझना है इसको, तो फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी अदर एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से यदि इलेक्ट्रॉन को, यानी ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या, N1 क्या रहेगा, 1 रहेगा, और किसी दूसरे एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जो एनर्जी अपने आप को देना, जो एनर्जी देना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी कहेंगे। फिर से समझना है कि वैसा एनर्जी जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से किसी दूसरे एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जो एनर्जी दिया जा रहा है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। और इसी में टर्म आ जाता है एक्साइटेशन पोटेंशियल, का मतलब सेम चीज हो गया, बस पोटेंशियल वहां पे ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी में आयोनाइजेशन पोटेंशियल हम लोग इस्तेमाल किए थे, बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह क्या हो जाएगा, वोल्ट में आंसर आएगा। बात समझ में आया, तो क्या लिखेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी अदर एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, इज नॉन एज एक्साइटेशन एनर्जी, इज नॉन एज एक्साइटेशन एनर्जी। बात समझ में आया, क्लियर है। यानी इसका तो आपका N1 जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, 1, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से जाना है, और N2 क्या रहेगा, 2 3 4 5 डेट इंफिनिटी, इंफिनिटी तक हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट क्या हो जाएगा 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा 4, एक जोड़ देना है क्योंकि ग्राउंड स्टेट यहाँ ऑलरेडी फिक्स है, दैट इज N इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक्साइटेशन एनर्जी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, लिखेंगे 13.6, यही हो जाएगा ना, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/N1 का स्क्वायर, सॉरी N2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, तो N2 का वैल्यू आप जो भी पुट करेंगे वो वहां पे सेट होते जाएगा, बैठते जाएगा। ठीक है, और कैलकुलेट करके फिर यहाँ आंसर हम लोग ला सकते हैं। तो इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है जिसमें, ठीक है, जिसमें, और ये वाला है आपका n इज इक्वल टू 1, यह n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, और ये n इज इक्वल टू क्या है, इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है। ठीक, तो पहले वाले से ये क्या है आपका ग्राउंड स्टेट से पहला वाला जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, एफ ई, दैट इज फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, इसमें N1 इज इक्वल टू 1 और N2 इज इक्वल टू क्या होगा 2। यदि यहां से हम दूसरे में चले जाएं तो इसको कहेंगे सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे N1 इज इक्वल टू 1 है, लेकिन सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब N2 जो है होगा वो क्या होगा 3। यहां से यदि यहाँ चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, दैट इज TEE, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी ये कहलाएगा। N1 इज इक्वल टू 1 और N2 इज इक्वल टू 4, और यदि यहां से हम लास्ट चले जाएं तो वो एक्साइटेशन एनर्जी फिर नहीं कहलाएगा, वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाने लग जाएगा। बात को समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। लेकिन ये वाला हम यहाँ नहीं लिखेंगे, नहीं तो आप फिर क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम हटा ही देते हैं यहाँ पे, क्लियर है। थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी आपको ध्यान में रखना है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से आपका क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ Li+2 आयन। क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ Li+2 आयन। कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ Li+2 आयन, Li+2 आयन का। ठीक है, फर्स्ट का, यानी कि N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N1 1 और N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, क्योंकि पहला एक्साइटेशन एनर्जी बोल रहा है। तो एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड, तो जेड कितना है जी, जेड Li के लिए क्या हो जाएगा, Li+2 के लिए एक बढ़ा दो हो जाएगा 3, तो जेड का स्क्वायर लिख देते हैं हम फॉर्मूला एक बार,
वन का स्क्वायर माइनस वन बाय एन टू का स्क्वायर ये था, तो हो जाएगा 13.6 इंटू थ्री का स्क्वायर 9, और ये 1/1 और माइनस वन बाय एन टू कितना है 2, 2 का क्या हो जाएगा 4, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करने पे ये पूरा आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या आ जाएगा 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, ये आपको देखने को मिलेगा। अब इससे भी आसान तरीका क्या है, ये वाला चीज जो है ये तो हम हाइड्रोजन के लिए एनर्जी निकालते हैं ना, ये वाला। और एक तरीका निकाल सकते हैं E इज इक्वल टू, ठीक है, N1 का एनर्जी निकाल लो, ठीक है, N2 का एनर्जी निकाल लो, और डेल ई यानी कि 1 वाले और 2 वाले में जो डेल ई था, जो डिफरेंस था, उसको मल्टीप्लाई कर दो केवल किससे, जेड स्क्वायर से। किससे मल्टीप्लाई कर दें, केवल जेड स्क्वायर से, तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भी आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, डेल ई, ठीक है, तो इसके निकालने के लिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले E1, E1 अपना क्या था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आया, कितना था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E2 बराबर कितना था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेली बराबर क्या निकलेगा, डेली बराबर क्या निकलेगा, ये जो डिफरेंस है यानी कि 10.2 और इंटू जेड स्क्वायर कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो आपका डेल ई निकला, ये क्या निकला डेल ई, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। अब हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, Z तो अपना 3 है, इसलिए हम यहाँ पे Z दिए हैं। तो यहाँ पे जो एक्साइटेशन एनर्जी आपको मिलेगा वो कितना आ जाएगा 10.2 इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, 10.2 इंटू जेड स्क्वायर, डेली बराबर तो ये हो जाएगा जस्ट डिफरेंस। ठीक है, E2 माइनस E1, और ये जेड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10.2 इंटू 9 इज इक्वल टू 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया किस तरीके से चल रहा है। तो ये वाला तरीका आपके लिए क्या होगा, आसान हो, इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है। अब यही आ जाएगा एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो सेम चीज है, बस पोटेंशियल आ जाएगा। तो ध्यान में रखना आंसर किसमें लिखना है आपको, वोल्ट में। ठीक है, क्या हम लोग लिख रहे हैं, सिक्स्थ वाला शायद जा रहे हैं ना, नंबरिंग देख लेना है। एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल ईपी। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस थ्रू विच, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच a free electron must be accelerated, a free electron must be accelerated, accelerated, ठीक है, accelerated from rest, from rest such that, from rest such that its kinetic energy becomes equal to, its kinetic energy becomes equal to एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसमें इक्वल हो जाएगा, किसके, एक्साइटेशन एनर्जी के, ऑफ द एटम, ऑफ द एटम इज known as एक्साइटेशन, एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन, सॉरी एक्साइटेशन पोटेंशियल ना, एनर्जी नहीं, पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब जो ये वाला, इससे पहले वाला जो आंसर था 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यदि यहाँ पे पूछे तो वो क्या हो जाएगा 91.8 वोल्ट, क्या आ जाएगा 91.8 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, सेवेंथ सेपरेशन एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। क्या बोल रहे हैं, सेपरेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, और इसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, सेपरेशन एनर्जी कहता है एनर्जी रिक्वायर्ड। अब ध्यान से समझना, सेपरेशन एनर्जी होता है किसी भी एक्साइटेड स्टेट से, ग्राउंड स्टेट का यहाँ बात ही नहीं, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से यदि इलेक्ट्रॉन को हम किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को कहाँ पहुंचा दें, इन्फिनिटी में, डायरेक्ट इन्फिनिटी में। ग्राउंड स्टेट का यहाँ कोई रोल नहीं है, कोई भी एक्साइटेड स्टेट से
यदि हम इलेक्ट्रॉन को कहाँ पहुंचा दें, इन्फिनिटी में, सो दैट एनर्जी इज कॉल्ड सेपरेशन एनर्जी। उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, सेपरेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन, ये SE, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेपरेट द इलेक्ट्रॉन टू इंफिनिटी फ्रॉम, टू इंफिनिटी फ्रॉम टू इंफिनिटी फ्रॉम एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, एनी ऑफ द एक्साइटेड state is known as separation energy, सेपरेशन एनर्जी, उसको क्या बोलेंगे, सेपरेशन एनर्जी कहेंगे। यानी कि इस लिहाज से N2 जो होगा हमेशा क्या होगा, इन्फिनिटी, N2 क्या होगा, हमेशा इन्फिनिटी, ठीक है। और N1 जो होगा, ठीक है, N1 जो होगा वो 2 3 4 5 डैश इन्फिनिटी, सॉरी 5 डैश डैश ये होते जाएगा। और N2 कहाँ होगा, N2 क्या होगा आपका, हमेशा इन्फिनिटी रहेगा। बात समझ में आया। और ये चीज ध्यान में रखना है कि N1, ठीक है, N1 कभी भी 1 नहीं हो सकता, N1 कभी भी 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि सेपरेशन एनर्जी का ही यही रहा है कि हम इलेक्ट्रॉन को कहां से हटाएंगे, एनर्जी दे करके, एक्साइटेशन एनर्जी, सॉरी एक्साइटेड स्टेट से, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से यदि हम इलेक्ट्रॉन को कहां पहुंचा दे, इन्फिनिटी में, तो वो एनर्जी जो है वो क्या कहलाएगा, वो एनर्जी कहलाएगा आपका एक्साइटेशन एनर्जी कहलाएगा। तो N1 कभी भी जो है वो 1 नहीं हो सकता है, N1 जो है कभी भी 1 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेपरेशन एनर्जी इज इक्वल टू, सेपरेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1 बाय N1 का स्क्वायर, N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि N2 का स्क्वायर और N2 क्या है, इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे ओवर हम लिख सकते हैं SE इज इक्वल टू माइनस 13.6, सॉरी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर, ठीक है, या कह सकते, हाँ N1 का स्क्वायर। बात समझ में आया। तो ये आपका उठ करके फॉर्मूला आता है सेपरेशन एनर्जी का, इसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं, बताएंगे, क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग देखेंगे। तो इसको हम और ऐसा भी समझ सकते हैं, ठीक है, और कैसा हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि ये और ये इन्फिनिटी है, N1 1 2 3 4 5, तो ये पहला से कहां जाएगा, इन्फिनिटी में, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है ये, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी, क्या बोलेंगे, क्योंकि N2 से कहां चला गया, इन्फिनिटी में, तो ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट एक्साइटेशन, सॉरी फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी FSE। यदि 2 से हम लोग 3 से हम लोग भेज रहे हैं, 3 से इन्फिनिटी में भेज रहे हैं, तो इसको कहेंगे सेकंड सेपरेशन एनर्जी। यदि 4 से भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा, थर्ड सेपरेशन एनर्जी, और 5th से भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है, सेपरेशन एनर्जी। बात समझ में आया। इस तरीके से ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, नोट करें। अब इसमें क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि इफ फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लाइक सैंपल, इफ फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लाइक सैंपल, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन की तरह है, यानी कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जो हम लोग पढ़ते थे, हीलियम प्लस Li+2, ठीक है, वैसा हाइड्रोजन लाइक सैंपल इज 15 वोल्ट, इज 15 वोल्ट, पोटेंशियल है ना, इसलिए क्या बोला, 15 वोल्ट, ठीक। देन कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी, देन देन कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी
एंड सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ सैंपल एंड सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ सैंपल सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ सैंपल। बात समझ में आ रहा है? तो क्या आपका दिया हुआ है फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना दिया हुआ? 15 वोल्ट। क्या दिया हुआ? 15 वोल्ट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते? ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल यहाँ पे कितना आ गया? 15 वोल्ट आ गया आपका। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, ये तो वोल्ट में है। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी जो था वही बोले थे हम लोग, क्या हो जाएगा? बस 15 वोल्ट की जगह 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो आगे यदि हम देखें तो एक्साइटेशन ये एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? क्या पढ़े थे हम लोग कि एनर्जी जो है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, इज इक्वल टू, ठीक है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन, ठीक है। अच्छा, यहाँ N1 कितना रहेगा? N1 तो आपका रहेगा N1 क्या रहेगा? 1 ही रहेगा, ठीक है। और N2 क्या हो जाएगा? फर्स्ट एक्साइटेशन बोला है ना, तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा? N2 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। तो ये वाला यदि हम करेंगे और इतना इज इक्वल टू, आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि IE इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है, ये वाला चीज था। तो 15 इंटू क्या लिख सकते हैं? IE इंटू, ठीक है, IE अपॉन 1 माइनस 1/4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 15 इज इक्वल टू IE इंटू, ये करेंगे तो कितना आएगा? 3/4, 3 पचे 15, और IE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। IE कितना निकला यहाँ पे? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका निकल रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या निकालना? सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। क्या निकालना? सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल के लिए, ठीक है, सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा आपका? इसमें आपका जो N1 है, सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, ठीक है, इसमें N1 जो है, ठीक है, N1 बराबर 1 ही रहेगा, और N2 बराबर क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल बोला है, ठीक है। तो डेल ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? और ये क्या दिया हुआ था आपका? ये है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर 20 निकाले हैं, और इनटू, ठीक है, 1/1 माइनस 1/9। क्लियर है? तो ये आपका कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 160 अपॉन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा? 160 अपॉन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका वही सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल बोला था, एनर्जी, हाँ, ये तो आया ईवी में एनर्जी, और सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल बोला है, तो 160 अपॉन 9 वी हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट। क्लियर है? और ये तो एनर्जी है, इसलिए ईवी में है, नोट करें, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्या देखने जा रहे हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम नाम सुनते ही क्या आता है? बचपन में भी आप क्लास 8-9 में किए होंगे एक्सपेरिमेंट टाइप वैसा, ठीक है। प्रिज्म आप देखे होंगे, प्रिज्म से क्या आप पढ़े होंगे कि व्हाइट लाइट जब गुजरता है तो विबग्योर में चेंज हो जाता है, 7 कलर्स में चेंज हो जाते हैं। तो जो 7 कलर्स होंगे विबग्योर का, उसका आपको हम पहले ही बताएं, सबका क्या है? अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट डिफरेंट क्या है? फ्रिक्वेंसीज। तो उन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज को जब एक व्हाइट लाइट होता है, एक प्रिज्म से जब हम गुजारते हैं, तो जो व्हाइट लाइट बेसिकली क्या है? व्हाइट लाइट मिक्सचर ऑफ क्या है? डिफरेंट लाइट्स है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लाइट्स है, डिफरेंट कलर का। तो जैसे कि वॉयलेट हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, येलो हो जाता है, ब्लू हो जाता है, इंडिगो हो जाता है, डिफरेंट 7 कलर है। तो उसी तरीके से बेसिकली क्या है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी कि जब हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में रहता है, उसको जब हम प्रिज्म से पास करवाते हैं, तब क्या स्पेक्ट्रम बनता है, उससे रिलेटेड ये चीज है पूरा, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं और इसमें देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोप के बारे में। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? बेसिकली ये क्या है? एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या है? एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग यूज करते हैं
डिफरेंट टाइप्स के जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए, क्योंकि जो व्हाइट लाइट है वो बेसिकली क्या है, ऐसा समझ सकते हैं कि व्हाइट लाइट क्या है, अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का जो रेडिएशन है, जो लाइट है वो मिला हुआ है, और उसको सेपरेट करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। किस नाम से जानेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोप। और जो पैटर्न और फोटोग्राफ जनरेट होगा, जो पैटर्न फोटोग्राफ जो बनेगा इमरजेंट रेडिएशन का, ठीक है, रिकॉर्ड होगा एक स्क्रीन पे, स्क्रीन पे क्या होकर आएगा, बनेगा, उसी चीज को हम लोग स्पेक्ट्रोग्राम या फिर स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोग्राम या फिर क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया, क्लियर है? तो जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे सेपरेट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप, और जो स्क्रीन पे आकर के पड़ेगा दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम या फिर स्पेक्ट्रोग्राम कहलाएगा। तो इसमें हम लोग सबसे क्या लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये क्या है बेसिकली, स्टडी ऑफ एमिशन, एमिशन एमिशन और एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, स्पेक्ट्रा। ठीक है, ये क्या है, स्टडी ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, और क्या लिखेंगे, एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सेपरेट रेडिएशन, यूज टू सेपरेट रेडिएशन, ठीक है, यूज टू सेपरेट रेडिएशन ऑफ a different wavelength, of different wavelength, ठीक है, और फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज इज नॉन एज स्पेक्ट्रोस्कोप, इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। ठीक है, और द पैटर्न, ठीक है, द पैटर्न और फोटोग्राफ, ठीक है, द पैटर्न, और जो पैटर्न बनेगा, जो फोटोग्राफ बनेगा, ठीक है, ऑफ द इमर्जेंट रेडिएशन, ऑफ द इमर्जेंट रेडिएशन, ऑफ द इमर्जेंट रेडिएशन recorded on a film, recorded on a film, और ठीक है, recorded on a film और screen is called spectrogram, is called spectrogram और spectrogram और spectrum, ठीक है, और स्पेक्ट्रम ऑफ द गिवन रेडिएशन, स्पेक्ट्रम ऑफ द गिवन रेडिएशन। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा, ठीक है, यहाँ न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल आगे मिलेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन कुछ आपको देखना है। तो ये चीज पहले ही बता दिए हैं, जो डिवाइस रहेगा वो क्या रहेगा, जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा स्पेक्ट्रोस्कोप, और जिस स्क्रीन पे पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम या फिर क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रोग्राम। ठीक है, अब समझना है इसको, और हम क्या लिख सकते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखेंगे जरा सा, ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम से डील करेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये दो तरीके के होंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होंगे, दो तरीके के होंगे। पहला जो होगा वो बेस्ड ऑन नेचर होगा, बेस्ड ऑन नेचर, ठीक है, किस नेचर का है उस पर डिपेंड कर रहा है, बेस्ड ऑन नेचर। और दूसरा है बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन ओरिजिन, ठीक है, क्या उसका ओरिजिन है उस पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली, ठीक है। और बेस्ड ऑन जो नेचर है वो दो तरीके के होंगे, ठीक है। पहला वो कहेंगे हम लोग कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस आप देखते हैं ना विबग्योर जो रेनबो आपका बनता है, तो उसमें क्या रहता है, सारे जो कलर्स रहते हैं विबग्योर रहते हैं वो कंटिन्यू रहते हैं, आपको बीच में कहीं गैप देखने को नहीं मिलेगा, तो दैट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन जब हम कोई वैसा स्पेक्ट्रम देखेंगे, ठीक है, जहां पे बीच में गैप रहे, जहां पे बीच में क्या रहे, गैप्स रहे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जो कि आपको मेनली किस में आपको देखने को मिलेगा, जब मॉलिक्यूल का हम लोग स्पेक्ट्रम जनरेट होता है, बनता है, तब आपको देखने को मिलेगा वो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। बात करेंगे आगे हम लोग उसके बारे में। अब जो डिसकंटिन्यूअस जो बेस्ड ऑन ओरिजिन है वो भी दो तरीके का हो जाता है, इस पे दो तरीके के बनते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम जब कोई लाइट है, ठीक है, कोई जैसे कि बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ठीक है, सीएफएल हो गया, एलईडी हो गया, सनलाइट हो गया, उससे जो लाइट एमिट कर रहा है, उससे वो लाइट क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, तो एमिट जो लाइट कर रहा है वो वाला लाइट का क्या बन रहा है, स्पेक्ट्रम यदि बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। और कोई वैसा चीज जिससे एब्जॉर्ब हो रहा है वो रेडिएशन, वो लाइट, और उससे एब्जॉर्ब होकर के, ठीक है, लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब होकर के स्पेक्ट्रम बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के नाम से जानेंगे। इसके बारे में डिटेल से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है वो भी दो तरीके का होता है, ठीक है। एक को कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और दूसरा कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्या कहते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, लाइंस होते हैं, कई सारे आपको क्या मिलेंगे, लाइंस मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और इनके बीच में गैप होगा तभी तो डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। तो वैसा स्पेक्ट्रम है, जब आपको फिल्म पे पड़ेगा, स्क्रीन पे पड़ेगा, तो उनके बीच में स्पेस मिलेंगे, डिसकंटिन्यूटी मिलेगा, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं होगा। और ये जो लाइन होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के होंगे, जैसे लेमडा 1, ठीक है, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा 4, ऐसा करके ये आपको मिलेगा। और बीच में क्या मिलेगा, आपको खाली जगह मिलेगा। और बैंड स्पेक्ट्रम जो है वो आपको बैंड मिलेगा ऐसा, ठीक है, बैंड मिलेगा। फिर बीच में क्या, कुछ स्पेस खाली मिलेगा, डार्क स्पेस जिसको कहते हैं, और फिर एक बैंड इस तरीके से मिलेगा। अब यहाँ क्या है कि जैसे कि मान लेते हैं ये चारों मिल गया, एक बैंड बन गया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये 1 से लेकर के 4 तक है, लेमडा क्या हो जाएगा 1 to 4, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 5 to 7, ये क्या हो जाएगा 8 to 12, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये वेवलेंथ का बता रहे हैं, लेमडा 1 2 3 4 मान लेते हैं, तो ये 1 से लेकर के 4 तक ये एक बैंड तैयार हुआ। फिर बीच में खाली जगह मिला, डिसकंटिन्यूटी मिला, डार्क स्पेस मिला, फिर आफ्टर 5 to 7 एंड 8 to 12 इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले एमिशन स्पेक्ट्रम से, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या हो जाएगा ना, कि कोई भी रेडिएशन एमिट कर रहा है, कोई भी रेडिएशन एमिट कर रहा है, और उसको हम लोग किससे पास करवा दे रहे हैं, प्रिज्म से। और वो रेडिएशन कहाँ से हो सकता है, वो हो सकता है फ्रॉम सन, बल्ब, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब गैस, ठीक है, जैसे हम लोग कैथोड रे एनोड रे वाला पढ़े थे ना, वो वाला इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब रे। और वो किस पे, लो प्रेशर पे। तो जाहिर सी बात है हम लोग पढ़े थे कैथोड रे किस पे था, लो प्रेशर पे ही था। प्रेशर क्या था, तकरीबन 10⁻⁻⁴ एटीएम का वहां पे प्रेशर था, तो वो वाला रे हो गया, ठीक है। और किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम हीट करते हैं, जैसे कि हम आयरन को हीट कर रहे हैं, तो आयरन को हीट करेंगे तो उसमें से डिफरेंट टाइप से क्या होते हैं,
लाइट बनते हैं ना, कलर बनते हैं, रेडिएशंस उसमें से भी निकलता है। तो उस टाइप के रेडिएशंस को जब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, पास करवाएंगे किससे, प्रिज्म से। किससे पास करवाएंगे, प्रिज्म से। और प्रिज्म से पास करवाने के बाद जब वो किस पे पड़ेगा, प्लेट पे पड़ेगा, स्क्रीन पे पड़ेगा, तो वो जो स्पेक्ट्रम बनता है उसी स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम, व्हेन when radiation when radiation emitted, ठीक है, emitted from, ठीक है, from sun, from, ठीक है, किससे emit करेगा, from, ऐसा लिख देते हैं, from source, source that is sun, ठीक है, light, ठीक है, sun, बल्ब, बल्ब, ठीक है, पासिंग डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, पासिंग डिस्चार्ज ट्यूब, थ्रो गैस, थ्रो गैस एट वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, ठीक है, वेरी लो प्रेशर, और हीटिंग एनी ऑब्जेक्ट, और हीटिंग एनी ऑब्जेक्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर, ईटीसी इज पासिंग थ्रू, इज पासिंग थ्रू, ठीक है, द प्रिज्म, द प्रिज्म एंड रिसीव, ठीक है, एंड रिसीव ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, एंड रिसीव ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ रहा है, देन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड, देन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एमिशन स्पेक्ट्रम के नाम से जानेंगे, ठीक है। इट, अब एमिशन स्पेक्ट्रम जो होगा वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, बात ध्यान से। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इट मे बी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ सोर्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ सोर्स, ठीक है, नेचर ऑफ सोर्स, सोर्स क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि ये कंटिन्यूअस होगा या फिर डिसकंटिन्यूअस होने वाला है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसको मिटाते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, दूसरा देख रहे हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में वो तो एमिशन स्पेक्ट्रम मतलब समझ में आया, किसी भी तरीके से सोर्स जो रहेगा उससे क्या होगा, रेडिएशन निकल रहा है, उसको प्रिज्म पे डालेंगे, और यदि प्रिज्म पे डालने के बाद वो जो फोटोग्राफिक प्लेट पे जो बनेगा, ठीक है, स्पेक्ट्रम जो बन रहा है, यदि वो कंटिन्यू बन रहा है, उसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, कोई डार्क स्पेस नहीं आपको देखने को मिल रहा है, तो वैसे स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। वैसे को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जैसे कि रेनबो जो बनता है ना, बारिश के बाद कभी कभी नजर आता है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, वो क्या है आपका, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। तो व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, क्या लिखेंगे, व्हेन व्हाइट लाइट, ठीक है, फ्रॉम एनी सोर्स, ठीक है, व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स लाइक सन, बल्ब, लाइक, ठीक है, लाइक सन, बल्ब, ठीक है, लाइक सन, बल्ब, ठीक, और हॉट ग्लोइंग बॉडी, और हॉट ग्लोइंग बॉडी,
ठीक है, और हॉट एंड ग्लोइंग बॉडी इज एनालाइज्ड बाय पासिंग थ्रू द प्रिज्म, ठीक है, इज एनालाइज्ड, ठीक है, एनालाइज्ड बाय पासिंग पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है, एनालाइज्ड बाय पासिंग थ्रू अ प्रिज्म एंड देन इट इज ऑब्जर्व्ड, then then it is observed, ठीक है, observed that is splits into 7 different colors, observed that it is split into 7, ठीक है, different color, 7 different color from violet to red, from violet, ठीक है, from V to R, from violet to red, and this color are so continuous, and this color are so continuous, ठीक है, continuous that each of them that each of them that each of them merge, ठीक है, merge into the next, merges ऐसे लिखेंगे, into the next, ठीक है, एक दूसरे से क्या होते जाएगा, मर्ज रहेगा, ठीक है, hence it is known as continuous spectrum, hence it is known as continuous spectrum, hence it is known as continuous spectrum, इसी को क्या बोलेंगे, continuous spectrum कहेंगे। जैसे कि ये आपका क्या है, प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म में ये आपका क्या है, लाइट है, ठीक है, व्हाइट लाइट है, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट है, और ये फिर किस में चेंज हो जाए, 7 डिफरेंट, यानी कि ये चेंज हो जाए, बहुत सारे लाइंस आपको देखने को मिले, ठीक है, 7 डिफरेंट कलर्स में, और ये क्या है आपका, यही चीज क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम, ठीक है, यदि हम इस तरीके से इसको करें, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विबग्योर में, ठीक है, विबग्योर में, बात समझ में आया, क्लियर है, ठीक है, तो आगे आगे जो है अपना डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और आगे इससे और रिलेटेड वो अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का सेशन आप एंजॉय किए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।